हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। सो देन मैं आज दूसरी सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आईटी सेक्टर में डेटा साइंटिस्ट की डिमांड एकदम क्यों आई। सो व्हाई इज़ द डेटा साइंटिस्ट मोर इम्पोर्टेंट इन दिस ईयर। सो ये तो अगर मैं टाइम की मैं बात करूँ तो डेटा साइंटिस्ट 2015 से पहले ही मार्केट में था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इसका एकदम नाम क्यों आया इसका इतना, मतलब आपने ये अभी सारे यूट्यूब चैनल्स पे सुना होगा या फिर आपने किसी फ्रेंड के थ्रू सुना होगा, या अभी ऑलरेडी आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने डेटा साइंटिस्ट के बारे में एक अचानक ही सुना होगा। सो डेटा साइंटिस्ट की डिमांड क्यों और अचानक कैसे बढ़ गई? सो इसका जो मेनली जो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये है कि जब जितने भी हमारे पास जाइंट कंपनीज होगी, जो ओल्डेस्ट कंपनी जैसे जो 20 ईयर्स या 30 ईयर्स से चलती हुई आ रही है, और मोस्टली वो कंपनी डेटा जनरेट करती थी। जैसे अगर आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो या अमेजोन पे कुछ सर्च किया, या कुछ भी किसी कंपनी के पास आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो मेनली क्या हो रहा था, वो डेटा सर उनके बेस में या सर्वर में वो डेटा सेव हो रहा था। सो अब काफ़ी टाइम बाद 20 से 30 साल के होने के बाद उनके पास डेटा इतना सारा है कि उन डेटा से कंपनी अब ये डिसाइड करना चाहती है कि वो क्या उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या ऐसे कौन से सर्च रिजल्ट है जो अभी मार्केट में जो उनको ज़्यादा शो अप करना चाहिए उस चीज़ का, या उस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा अभी मार्केटिंग करनी चाहिए। सो डेटा साइंटिस्ट के अंदर मोस्टली बड़ी कंपनियां इतना पैसा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो अपने डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन कर सके, विजुलाइज कर सके, उसको लर्न कर सके, और सो देन उसका एग्जीक्यूट करके एक अच्छे डिसीजन ले सके। तो अभी जो कंपनी में जो अभी आप ट्रेंड देखोगे, तो डेटा साइंटिस्ट अगर आप फ्रेशर के तौर पे देख रहे हो, तो फ्रेशर के तौर पे अभी अभी आपकी एंट्री नहीं हो सकती। जो एक सच्चाई है, कोई भी महंगी कोई भी कोर्स वाला, या कोई भी आप यूट्यूब पे या फिर कहीं से भी आप कोर्स करके सोच रहे हो कि मैं फटाफट से जॉब ले लूँगा, सो डेटा साइंटिस्ट का जॉब जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही हार्डेस्ट है। सिंपली आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ कोर्स करूँगा और डायरेक्ट मैं अभी जंप कर जाऊँगा एज ए जॉब के लिए, तो सो वो पॉसिबल नहीं है। सो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं देख चुका हूँ कंपनी में पिछले 6-7 साल के अंदर। मैंने आईटी कंपनी के साथ जो मैंने वर्क किया, ये मैंने मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी है कि कंपनी किसी भी फ्रेशर्स को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है कि वो कंपनी के डायरेक्ट डेटा को पढ़ सके या उस पर काम कर सके। सो ये एक मोस्ट चैलेंज। अगर आप चाहते हो कि मैं डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में आगे बढ़ूँ और अपना इसमें करियर बनाऊँ, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा कि मैं आपको क्या-क्या इसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें आपको गिनाऊँगा। अगर आपने सारी चीज़ को नोटिस कर लिया और आप इस चीज़ को समझ गए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे जल्दी क्रैक किया जा सकता है इस जॉब के लिए, तो आप मैं कह रहा हूँ कि 200% आप इस जॉब पे ईज़िली पा सकते हो। सो अगर आप टाइम की बात करें तो ये डेटा साइंटिस्ट की जॉब जो अभी जो बनी है, ये मोस्टली कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के हाई लेवल के जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हो गए, वो अपने प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करने के लिए मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अपने बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए डेटा साइंटिस्ट को मोस्टली हायर ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जितने भी डिसीजन हैं वो इससे भी डेटा के बेस पे ही डिसाइड कर सकते हैं। आज अभी करंट की ईयर की बात करें तो अभी इस ईयर के अंदर भी तकरीबन पर ईयर 5 लैक्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है कि जो 5 लाख डेटा साइंटिस्ट चाहिए ही चाहिए। वो 5 लाख डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी? अ, जो ऑलरेडी पहले से ही अभी स्टार्टिंग लेवल पे उन्होंने एनालिस्ट की जॉब पे वर्किंग करते हुए आ रहे हैं, सो वो अभी स्विच करेंगे डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल पे। प्लस जो ऑलरेडी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे आईआईटी हो गया, या बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट्स हो गए जो मास्टर डिग्री सिर्फ डेटा एनालिटिक्स के अंदर ही दे रहे हैं, वो भी इसके अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन उनके अंदर एक प्लस पॉइंट ये होगा कि वो ऑलरेडी उनकी मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे लेवल पे होगी, उनकी प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से कंपनी के अंदर होंगी। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी पुट हो रहा होगा कि अभी तो सर आप ये कह रहे थे कि डायरेक्ट ये डेटा साइंटिस्ट के रोल में लेना कंपनी के लिए चैलेंजिंग है और जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, लेकिन
वो 1% भी मैं क्यों कह रहा हूँ? ज़रा आप खुद सोचने की कोशिश करो कि कोई अगर आईआईटी में अगर डायरेक्ट पढ़ रहा है और आईआईटी में उसने मैथमेटिक्स उसकी काफ़ी अच्छी रही होगी, सो डायरेक्ट आईआईटी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है, क्योंकि मजाक नहीं है कि आईआईटी के अंदर कोई एडमिशन लेके पढ़ रहा है। सो उसके लिए डायरेक्ट अगर वो प्लेस हो रही है वो भी डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो वो भी एकदम इतना हाई प्रोफाइल अब इसको डेटा नहीं मिलेगा। उसको ये भी अभी छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। हाँ, डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल हो सकती है, लेकिन इतना नहीं कि वो एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट पे बिठा दिया जाए, नहीं। उसको भी किसी न किसी सीनियर के अंडर में काम करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, और जब उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस होगा तभी डेटा साइंटिस्ट वो आगे रोल पे निभाएगा। अगर आप पैसों के बारे में सोच के अगर ये सोच रहे हो कि मैं पैसे के लिए सिर्फ डेटा साइंटिस्ट में अंदर जा रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है और आपको नंबर्स के साथ में खेलना अच्छा लगता है, और आपने पहले कभी एक्सेल के साथ में अगर आपने काम किया हुआ है, तो आपकी मोस्ट चांस है कि अगर आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, तो चांसेस है कि आप डेटा साइंटिस्ट के लिए परफेक्ट रोल में फिट होगे। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला कि आपका एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एक्सेल स्टार्टिंग से एडवांस लेवल का अच्छा है, तो एक्सेल के आजकल मार्केट में रिप्लेसमेंट में गूगल शीट आई हुई है। आप गूगल शीट को भी ट्राई कर सकते हो। मोस्टली दोनों सेम ही है, एक्सेल भी सेम है, गूगल शीट भी सेम ही है। फ़र्क कितना है कि ये क्लाउड बेस्ड थोड़ा अच्छा काम करता है, इसमें एडवांस लेवल के फॉर्मूले आ गए गूगल शीट में। सो वो एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और थोड़ा अच्छा लेवल पे काम करने के लिए आप गूगल शीट पे वर्क कर सकते हो। देन आपको एक विजुलाइज, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आना चाहिए, चाहे वो लूकस स्टूडियो हो जो गूगल का है, या आप पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट का है, या टैबलू। यस, ये विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपने इस पे हाथ साफ कर रखा है, देन आपकी सेकंड कंडीशन भी पूरी होती है। दूसरा, आपको कोई भी सीक्वल सर्वर हो गया या माई एसक्यूएल हो गया, सीक्वल हो गया, इन पे भी आपको अच्छी तरीके से हाथ साफ करना है। जब आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा, तब आपको एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या तो आपको आर, सैस या पाइथन, इन तीनों में से कोई भी एक अच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए जिस पर आपकी कमांड अच्छी हो। अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ा-सा अगर आपको आइडिया चाहिए, तो वो आप यूट्यूब पे कोई भी अच्छी बिगिनर लेवल की आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे वीडियो, और वहाँ पे देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो इसके अंदर प्रोफाइलें भी बहुत सारी है। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो उसके अंदर अभी एनएलपी भी है, कंप्यूटर विजन भी है, मशीन लर्निंग भी है। इन लेवल पे भी डेटा साइंटिस्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत ऊँचे लेवल पे होते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग के लिए ऊपर डेटा साइंटिस्ट में बात करूँगा, तो वो काफ़ी आला दर्जे का डेटा साइंटिस्ट होगा। उस लेवल पे पहुँचने के लिए पहले आपको ये बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, जो एक डेटा एनालिस्ट के रोल पे आपको फिट होंगी। जब ये चीज़ें उसके अंदर फिट होंगी, देन तभी आप आगे ट्राई करोगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि सर, मैंने मार्केट में बिग डेटा के बारे में सुन रखा है सर, ये बिग डेटा क्या होता है? और बिग डेटा में मतलब ये डेटा एनालिस्ट के रोल से कितना अलग है? और डेटा इंजीनियर क्या होता है सर? ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। देखो बेटा, अगर डेटा इंजीनियर की मैं बात करूँ, तो ये बिग डेटा को ही डेटा इंजीनियर बोलते हैं। बिग डेटा, डेटा इंजीनियर को ही बोलते हैं। बिग डेटा में होता क्या है, जो आपके सॉफ्टवेयर जैसे जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल की एक लिमिट है। अगर एक्सेल के अंदर आप 10 लाख रॉ पे जाते हो, तो वो उसके आगे वर्किंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक फिक्स कैटेगरी है कि वो उस लिमिट से आगे क्रॉस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर बिग डेटा की बात करूँ मैं, तो बिग डेटा के अंदर हडूप आता है, स्पार्क आते हैं। ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर एक्सेल से थोड़ा अलग इस वजह से है, क्योंकि इनके अंदर जो लिमिटेशन है वो टेराबाइट के आसपास है, उससे भी ऊपर ही जा सकता है ये सॉफ्टवेयर। और दूसरा, इसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आप एक्सेल की शीट में आप वर्क करोगे, तो एक्सेल में कुछ हद तक कुछ लिमिटेशन है कि उसमें हर तरह की फाइल पे आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बिग डेटा जैसे टूल्स पे काम आप करते हो, तो यहाँ पे आपको जेपीजी फाइल में, मान के चलो कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारी MP4 में वीडियोस आएंगी, जेपीडीजी में वीडियोस आएंगी, या कोई भी क्वालिटी, किसी भी टाइप की क्वालिटीज़ हो सकती है, हर टाइप का डेटा आ सकता है। तो उस डेटा पे आप इजीली उस पर कोई फिल्ट्रेशन या कोई भी किसी तरीके का आप डेटा का आप बंच बना सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप बिग डेटा में पॉसिबल है। लेकिन बिग डेटा का काम ही यही है कि वो डेटा को स्टोर करेगा और क्लीनिंग भी वहीं करेगा।
वही सेम काम डेटा एनालिस्ट भी कर रहा है, लेकिन बिग डेटा में थोड़ा काम थोड़ा एडवांस लेवल पे इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे काम एक स्टोरेज का भी काम है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड की भी टेक्नोलॉजी एड ऑन होती है इसके अंदर। अगर आप बिग डेटा के अंदर बात करोगे तो बिग डेटा में काम सेम वही हो रहा है कि वो डेटा को किसी तरीके से क्लीनिंग भी कर रहा है और अपने पास स्टोर भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक क्लाउड का भी एक अलग से गेम है, जहाँ पे क्लाउड की बहुत सारी जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया या अमेजोन वेब सर्विसेज हो गया, तो ये इनकी जो कुछ सर्विसेज है, जो स्टोरेज सर्विसेज है, जो खुद यूज़ करते हैं बिग डेटा वाले, तो क्योंकि उनका काम क्या है, स्टोरेज करना, तो ये डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो ये मेन काम हो गया अपना बिग डेटा का। और सेकंड थर्ड जो आता है हमारे पास, वो आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन की जो आपने डेटा इकट्ठा किया है, आपके पास जितना भी डेटा आया है, उस डेटा को आप विजुलाइज करके एक कंपनी के तौर पे आप दिखा रहे हो कि हाँ हमारी कंपनी की सेल्स इतनी हुई थी और हमारी कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो ये एक मेन फ्रेम है कि जिसमें आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि अगर आपके पास 1 साल का डेटा है तो उस डेटा को आप ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वाया यूज ऑफ पावर बी आई, टैबलो या लुका स्टूडियो, ये जो विजुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर है। अगर आप गूगल पे आप सर्च करोगे, naukri.com पे सर्च करोगे, अगर इन सेम प्रोफाइल से सर्च करोगे तो इन पे भी जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं विजुअलाइजेशन की, डेटा विजुअलाइजेशन की। लेकिन डेटा विजुअलाइजेशन में अगर आप 4 से 5 साल वर्क करोगे, जिससे ज़्यादा भी वर्क करोगे, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी चेंजेस होते रहते हैं अभी। अगर मेरा एक फ्रेंड है, वो अल्ट्रिक्स पे काम करता है, अब अल्ट्रिक्स भी एक नया ऐप सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मार्केट में जितना कॉम्पिटिटिव मार्केट होती चली जाती है, सो उस हिसाब से इस एरिया के अंदर या आईटी के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाते हैं, सो आपको इसमें अपग्रेड रहने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक विजुअलाइजेशन एक अलग से फील्ड बन के आया है कि जहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन की आपको अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करें कि अगर आपके पास पहले डेटा आएगा, डेटा से फिर डेटा एनालिस्ट के पास जाएगा, फिर डेटा एनालिस्ट उसको फिर बिग डेटा वालों को स्टोर करने की देगा कि उस पर किस तरीके से डेटा स्टोर करना है, फिर उसको फिर विजुअलाइजेशन के पास जाएगा डेटा सारा का सारा बिग डेटा से या डेटा इंजीनियर के पास से। जब विजुअलाइजेशन के पास जब डेटा सारा आ जाएगा तो उसको विजुअलाइज करके फिर वो आगे डेटा साइंटिस्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। डेटा साइंटिस्ट का मेनली काम है कि जितना भी डेटा उसके पास कलेक्शन हुआ या विजुअलाइजेशन के तौर पे जितना भी डेटा आया, उसको देख के एक परफेक्ट डिसीजन ले सके और उस पर अपनी तरफ से कोई भी एल्गोरिथम चलाए और उससे डिसीजन ले सके कि कंपनी के लिए बेटर क्या है। क्योंकि मेनली काम क्या है डेटा साइंटिस्ट का, मेनली यही काम है कि वो डिसीजन ले सके द कंपनी के बिहाफ पे कि ये डिसीजन हमारे कंपनी के लिए बेटर है। सो उसको एक रिप्रेजेंट करना डायरेक्टर के सामने, कंपनी के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के सामने, और उसी के बिहाफ पे ही डेटा साइंटिस्ट की जो एक इमेज है वो एक बहुत बड़ी इमेज हो जाती है। क्योंकि आप एक पैटर्न भी देखोगे किसी कंपनी का, तो पहले डायरेक्टर्स आते हैं, फिर सीईओज आते हैं, फिर उसके अंदर मैनेजर्स आते हैं, फिर सीनियर मैनेजर्स आते हैं उसमें, फिर उसके नीचे फिर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, और सीधे फिर एसोसिएट लेवल पर आते हैं सारे के सारे। तो कोई भी एसोसिएट पर्सन कोई डायरेक्टर से या फिर सीईओ से डायरेक्ट नहीं बात कर सकता ना। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे पहुंचने के लिए पहले आपको या आपकी प्रोफाइल उस तरीके से होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट उनसे बात कर सको। तो उनसे भी आपको कांटेक्ट में रहने के लिए, तो वो आप क्या करोगे, आपको एक ऐसी प्रोफाइल तो चूज करनी पड़ेगी ना जिससे आप कंपनी के डायरेक्टर से और डायरेक्ट वो आप ऐसी रिपोर्ट बना के दे रहे हो जहाँ पे कंपनी डायरेक्ट डिसीजन ले सकती है आपके बिहाफ पे कि कंपनी के लिए कैसी फ्यूचर ग्रोथ होगी। सो ये मार्केट में भी ट्रेंड है जो मैंने आपको भी ये समझाया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से मैं इस चीज़ को एक समराइज करूं, तो पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि आप पहले डेटा एनालिस्ट बनो। डेटा एनालिस्ट के लिए ज़्यादा नहीं, एक्सेल करो, सीक्वल करो, पाइथन करो। पाइथन करने के बाद आप कोई विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इन तीनों में से पावर बी आई, टैबलो या लुका स्टूडियो, इन तीनों में से करने के बाद डेटा एनालिस्ट करो। और डेटा एनालिस्ट के बाद जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, तो उसमें पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करके और उसमें कोई मशीन लर्निंग का कुछ एक अच्छा सा टेस्ट लगा के और
मतलब अपने स्किल में ऐड ऑन करके उसको फिर आप डेटा साइंटिस्ट के लिए ट्राई करोगे आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद, तो वो बेटर रहेगा कंपेयर टू एज अ डायरेक्ट आप ट्राई करो कि मैं डेटा साइंटिस्ट जाऊँ। वो चीज़ सही नहीं है, पहले आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाओ, डेटा एनालिस्ट से। और डेटा इंजीनियर आप बनना चाहते हो तो डेटा एनालिस्ट अलग हो गया, डेटा इंजीनियर अलग हो गया। डेटा इंजीनियर एक अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो इसके लिए वो एक अलग से फील्ड है। डेटा इंजीनियर के बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा, उसमें किस तरीके से वर्किंग होती है, कुछ आपको प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा कि वो डेटा इंजीनियर प्रोजेक्ट्स पे किस तरीके से वर्किंग करते हैं। और फिर अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए स्पेशली वर्क करना चाहते हो तो सिर्फ आपको पावर बीआई अच्छा आना चाहिए। पावर बीआई आपको अच्छा आता है या टैबलो अच्छा आता है या लुकर अच्छा आता है, तो आपकी इस बिहाफ पे भी किसी कंपनी में एंट्रीज हो सकती है। छोटी कंपनी, हर तरह की कंपनी। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे भी डेटा विजुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, और किसी अच्छे आईटी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे भी विजुअलाइजेशन की डिमांड बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। सैलरी की बात करो, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, एक डिसेंट सैलरी तो आपको मिल ही जाएगी। सो और उसके बाद जब आप विजुअलाइजेशन जब आपके पास हो जाएगा तो आप डेटा साइंटिस्ट के लिए आगे ट्राई करो। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और पुराने चैनल पे मैं अभी वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि इसको हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। अब इसमें कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। देन मेरा ये चैनल है, इस चैनल को मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक इन्फॉर्मेशन दो कि इस चैनल के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करेंगे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो हमारा पार्ट है वो थोड़ा डेटा इंजीनियर से थोड़ा मिक्स है। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि डेटा इंजीनियर वाला जो पार्ट है वो क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर कवर हो जाए। तो वो दोनों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और मैं इसमें एक थोड़ा ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और क्लाउड मार्केट में अभी किस पोजीशन पर है, और अभी मार्केट में क्या इसका डिमांड किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन कुछ भी है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, हम डिस्कस करेंगे उस पर बाद में। ओके, बाय।